कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात पड़ते ही रियलिटी की बाउंड्रीज धुंधली हो जाती हैं, जहां पेड़ों की छाया में कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो ना पूरी तरह से इंसान है ना पूरी तरह से जानवर। घने जंगल में जहां सिविलाइजेशन की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां कुछ ऐसे क्रीचर हैं जिनके बारे में वहां के नेटिव ट्राइब्स सदियों से वार्निंग देते आई हैं। स्किन वॉकर, शेप शिफ्टर और विंडिगो। हर कल्चर में इनका नाम अलग है, लेकिन डर एक है। द बोर स्किन वॉकर ऑफ टिस्बिंगो फ्रॉम ट्रेव। जब मैं 11 साल का था तो मेरी आंट और अंकल ने मुझे अपने और मेरे कजन्स के साथ मिसिसिपी के टॉशमिंगो स्टेट पार्क में कैंपिंग ट्रिप पर चलने के लिए इनवाइट किया। यह 1997 की गर्मियों का वक्त था और मैं इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। मेरे पेरेंट्स दोनों फुल टाइम काम करते थे, इसीलिए एक असली वेकेशन पर जाना मेरे लिए एक बड़ी बात थी। मेरे कज़न थे एलियट 13 साल का, फोइबी जो 15 साल की थी, लियम जो 8 साल का था। जब उन्होंने उस फ्राइडे की सुबह मुझे पिक किया तो वो सब अपनी फैमिली आरवी में भरे हुए थे। मैंने तुरंत नोटिस किया कि एलियट के साथ कुछ गड़बड़ थी, जबकि फोइबी अपना गेम बॉय खेल रही थी और लियम ये पूछते हुए उछल रहा था कि क्या हम वहाँ पहुँच गए हैं। एलियट बस वहीं बैठा था, खिड़की से बाहर घूरते हुए वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस दिख रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। मैंने अपना बैकपैक फर्श पर गिराया और उसके बगल में बैठ गया। उसने मुझे देखा, फिर खिड़की से बाहर फिर से देखा, कहते हुए कि वो ठीक है। मेरे अंकल ने ड्राइव करना शुरू किया और मेरी आंट पैसेंजर सीट से पीछे मुड़ी और बोली कि हमें टिशमिंगो पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगेंगे। ट्रैव, कूलर में स्नैक्स हैं, अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम वहां से ले सकते हो। मैंने उन्हें थैंक यू किया और उस लंबी ड्राइव के लिए ठीक से बैठ गया। लगभग 1 घंटे के बाद जब फोइबी सो गई थी, लियम उस छोटे टीवी पर मूवी देख रहा था जो उन्होंने अपनी आरवी में इंस्टॉल किया था। मैंने एलियट को कोहनी मारी, सीरियसली तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे लग रहे हो जैसे डेंटिस्ट के पास जा रहे हो या कुछ और। उसने एक लंबी सांस भरी और धीमी आवाज में कहा, हम पिछले साल भी टमिंगो गए थे। हाँ, तो क्या वो अच्छा नहीं रहा था? वहाँ पर कुछ अजीब हुआ था, उसने कहा। कोई भी मुझ पर इसे लेकर विश्वास नहीं करता। मैं उसके और करीब झुका। क्या हुआ था? फिर उसने बताना शुरू किया। वो दूसरी रात थी जब हम वहाँ थे। मुझे रात के बीच में बहुत बुरी तरह से हल्का होना था, लेकिन आरवी में टॉयलेट बंद हो गया था। डैड ने कहा कि वो सुबह इसे ठीक कर देंगे, लेकिन मैं इसे सुबह तक रोक नहीं सकता था। तो तुम बाहर गए? हाँ, जहाँ हमने पार्क किया था वहाँ से लगभग 100 यार्ड दूर एक बाथरूम बिल्डिंग थी। मैं फ्लैशलाइट लेकर गया, लेकिन मैं पूरी तरह से वहाँ नहीं पहुँचा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम झाड़ियों में ही हल्के हो गए? उसने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन जब मैं हल्का हो रहा था, मैंने एक आवाज़ सुनी जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो, लेकिन ये इंग्लिश में नहीं था। मुझे नहीं लगता कि ये झाड़ियों से आ रही थी, ये शायद मुझसे 10 फीट दूर से आ रही थी। मुझे ऐसी कहानियाँ बहुत पसंद थी, भले ही इसने उसे डरा दिया था। मैं थोड़ा मुस्कुराया। फिर तुमने क्या किया? मैंने एक आदमी को झाड़ियों में झुके हुए देखा। उसके सिर की जगह पर एक बोर का सिर था और ये किसी मास्क के जैसा नहीं था, ये उसके साथ ही जुड़ा हुआ था। वो बड़बड़ा रहा था और अपने नंगे हाथों से मिट्टी में खोद रहा था। नो वे। मुझे यकीन नहीं था कि उस पर विश्वास करूं या नहीं। मैं ये कहानी बना नहीं रहा हूँ, एलियट ने मुझे जोर देते हुए कहा। मैं इतनी तेजी से आरवी की ओर भागा कि मैंने ठीक से जिप भी बंद नहीं की थी। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैंने बाहर क्या देखा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे एक बुरा सपना आया होगा या मैंने अंधेरे में अजीब चीज देखी होगी। मैं किसी तरह से सो नहीं रहा था, ट्रेव ने कहा। जब मैंने इसे देखा, मैं कसम खाता हूँ। क्या तुमने उसके बाद उसे फिर से देखा? मैंने पूछा। नहीं, मैं पूरी रात आरवी के आसपास से आवाज़ें सुनता रहा, जैसे स्नॉटिंग और कदमों की आवाज़ें, हालांकि किसी और ने इन्हें नहीं सुना। तुम मेरी कहानी पर बिलीव करते हो, है ना? मैं ये बना नहीं रहा हूँ यार।
सच में मुझे यकीन नहीं था कि क्या सोचूं। एक तरफ एलियट स्टोरी बनाने वाला था भी नहीं, वो वास्तव में अपनी उम्र के एक बच्चे के लिए काफ़ी सीरियस था, लेकिन जो उसने देखने का दावा किया वो किसी तरह से सेंस नहीं बनाता। मुझे यकीन है कि उसने कुछ डरावना जरूर देखा था। हाँ, शायद वो एक हंटर हो सकता था जिसके पास किसी तरह का गियर था। शायद एक हंटर ने पास ही में एक बोर को मारा हो और उसका सर उठा रहा था, पता नहीं। उसने मेरी इस बात पर सिर हिलाया, कहते हुए कि ये गियर नहीं था और ये हंटर नहीं था, दावा करते हुए कि हंटर रात होने के बाद स्टेट पार्क्स में नहीं जाते। अगर आप पढ़ रहे हैं या इसे सुन रहे हैं तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये सच है या नहीं, इसीलिए हो सकता है वो इस हिस्से को लेकर झूठ बोल रहा हो। इससे पहले कि हम और बात कर पाते, मेरी आंट ने अनाउंस किया कि हम लंच के लिए रुक रहे हैं। इसके बाद वो और चीज़ों की बात करती रही, लेकिन मुझे एलियट ने जो बताया था मैं उसके बारे में सोचता रहा। हम दोपहर शुरू होने से पहले ही टचमिंगो स्टेट पार्क में पहुंच गए थे। ये जगह उन विशाल रॉक फॉर्मेशंस और बेयर क्रीक के साफ पानी के साथ साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी जो इसके पास से होकर बहती थी। यहाँ का पानी इतना क्लियर था कि बहुत माइंड बॉगलिंग था। मेरे अंकल ने आरवी को एक डेजिग्नेटेड स्पॉट में पार्क किया। ये बाथरूम बिल्डिंग्स में से एक से ज़्यादा दूर नहीं था। शायद ये वही स्पॉट था जहाँ वो पिछले साल रुके थे। मैंने इस बात का अंदाज़ा एलियट की बढ़ती एंग्जाइटी को देखते हुए लगाया। आ जाओ बच्चों, उन्होंने बुलाया। आओ अपना सेटअप करें और फिर हम डिनर से पहले हाइक के लिए जा सकते हैं। बाकी की दोपहर पूरी तरह से नॉर्मल बीत गई। हमने कुछ ट्रेल्स पर हाइक किया, कुछ कूल रॉक फॉर्मेशंस देखी और लियम एक बार क्रीक में गिर गया। उसे अपने सारे कपड़े बदलने पड़े। जब तक हम आरवी में वापस आए, मेरी आंट ने अपनी पोर्टेबल ग्रिल पर डिनर बनाना शुरू कर दिया था। हम हॉट डॉग्स और चिप्स खाते हुए बैठ गए। मैंने नोटिस किया कि एलियट कैंपिंग साइट के किनारे पर लगे पेड़ों की ओर देख रहा था। कुछ देर के बाद सूरज छिपने लगा था। फिर मैंने सोचने की कोशिश की कि आखिर उन जंगलों में क्या कुछ छिपा हो सकता है, और मैं खुद इसे सोचकर थोड़ा नर्वस महसूस करने लगा। जैसे जैसे अंधेरा होता गया उसकी वो कहानी मुझ पर असर करने लगी। डिनर के बाद मेरे अंकल ने कैंप फायर बनाया और हमने डेजर्ट के रूप में कुछ मार्शमैलोज को रोस्ट किया, और वनेसा ने कुछ हल्की फुल्की भूतिया स्टोरीज सुनाई, लेकिन वो लियम की वजह से ज़्यादा डरावनी नहीं लगी। और फिर हमने कुछ गाने गाए। ये सब वो चीज़ें थी जो एक नॉर्मल कैंपिंग में होती है और इनमें कुछ खास नहीं था। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता गया मैंने कुछ चीज़ों को नोटिस करना शुरू किया। पहले तो ये रात में स्टेट पार्क के जंगल की टिपिकल नॉर्मल आवाज़ें थी, जैसे कुछ टहनियों के टूटने की आवाज़, कुछ पेड़ों के हिलने की आवाज़ और साथ ही में हवा के पत्तों से टकराने की आवाज़ें। इसी के साथ ही पास के पानी में स्प्लैश की आवाज़ें भी आ रही थी। लेकिन फिर मैंने एक नई तरह की आवाज़ सुनी, एक स्नॉट की आवाज़, जैसी एक पिग या पोर निकालता है। पहली बार जब मैंने इसे सुना मैंने सीधे एलियट को देखा। वो पूरी तरह से थम सा गया था। उस वक्त मार्शमैलो आधा उसके मुंह में था। क्या तुमने वो सुना? मैंने हल्की आवाज़ में उससे कहा। उसने तेजी से सिर हिलाना शुरू किया। शायद बस एक पिग होगा बच्चों। तभी मेरे अंकल ने कहा, आग में लकड़ियों को थोड़ा सा ठीक करते हुए, वो इन जंगलों में सब जगह हैं। वास्तव में यहाँ के जंगल इनसे पूरी तरह से भरे हुए हैं। बच्चों, चिंता की कोई बात नहीं है जब तक हम उन्हें परेशान नहीं कर रहे, और जैसे ही उनमें से कोई हमें दिखेगा तभी हम अपनी वैन के अंदर चले जाएंगे। वो आवाज़ फिर से आई। ये नॉर्मल जंगली पिग की तरह नहीं लग रही थी, लेकिन फिर से बता दूं कि तब मैं एक बच्चा ही था। लेकिन उस वक्त भी मुझे इन आवाज़ों में कुछ अजीब लग रहा था। इनमें से कुछ आवाज़ें ऐसी थी जैसे ये लगभग हम तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगता है हम सबको अंदर जाना चाहिए, मेरी आंट ने खड़े होकर और उबासी लेते हुए कहा। अब काफ़ी देर हो गई है और हमारे पास कल का पूरा दिन है। किसी ने इस चीज़ को लेकर बहस नहीं की, क्योंकि उस वक्त तक हम में से ज़्यादातर बस मच्छरों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे।
इसके बाद हमने आग को ठीक से बुझाया और आरवी में अंदर चले गए। वहाँ की स्लीपिंग अरेंजमेंट की वजह से एलियट और मैं पीछे के फोल्ड होने वाले काउच पर थे, वो भी टेबल से बनने वाले बेड पर थी, लियम छोटे काउच पर था और मेरी आंट और अंकल बेडरूम एरिया में थे। जैसे ही हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए, लेकिन मैं बता सकता था कि एलियट बहुत अच्छी तरह से सोने वाला नहीं था। अगर वो बिल्कुल भी सोने वाला था, वो बस पूरी तरह से टेंस था। वो सीधे सीलिंग की ओर घूर रहा था। ये ठीक हो जाएगा यार, इस आरवी में कुछ भी नहीं घुसने वाला, और तुम्हारे डैड ने कहा है ये बस वाइल्ड पिग हैं। ये नहीं है, उसने कहा। ये शायद वही चीज है जो मैंने पहले देखी थी। वही चीज जो तुमने देखी? हाँ, बोरमैन। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या कहूँ। उसने इसका एक निकनेम दे दिया था। मेरा एक हिस्सा उसे बताना चाहता था कि वो इसे लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा था, लेकिन मेरा दूसरा हिस्सा, वो हिस्सा जिसने उन आवाज़ों को सुना था और अंधेरे से डर रहा था, वो हिस्सा इसे लेकर इतना ज़्यादा श्योर नहीं था। बाकी सभी जल्दी सो गए थे। मैंने भी सोने की कोशिश की, लेकिन एलियट की एंग्जाइटी और मेरे खुद के बढ़ती बेचैनी के बीच ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। आरवी में सोए हुए लोगों की सांसों की आवाज़ के बिना बाहर पूरी तरह से शांति थी। जब मैंने एक स्नॉट सुनी, मेरी आंखें पूरी तरह से खुल गई। इस बार ऐसा लगा जैसे ये आरवी के ठीक बाहर हो। एक पल में एलियट ने अपने हाथ से मेरी बाजू को पकड़ लिया और उसकी उंगलियां मेरी बाजू में इतनी जोर से दब रही थी कि मुझे इससे दर्द होने लगा। ये वही है, उसने हल्की सी सांस लेते हुए कहा। ये बस एक जंगली पिग है एलियट, मैंने उसे बताया। लेकिन मुझे लगता है मैं ज़्यादातर खुद से झूठ बोल रहा था और खुद को झूठा विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था। हम वहाँ ज़्यादातर पूरी तरह से स्थिर लेटे रहे और इन बाहर की आवाज़ों को सुनते रहे। आरवी की साइड से हमें किसी चीज़ के साथ से स्क्रैच करने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चीज़ इसके साथ में रगड़ खा रही थी। इसके बाद फिर से बाहर पूरी तरह से शांति हो गई। थोड़ी देर के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स होने लगा था। शायद बाहर जो भी था वो वहाँ से चला गया था। फिर हमें हमारे सिर के ऊपर की खिड़की पर एक टैप सुनाई दी। इसके बाद हम जो देख सकते थे उससे पहले ही थोड़ा डर कर मैं धीरे से विंडो को देखने के लिए मुड़ा। एलियट ने भी वैसा ही किया। हमें उस खिड़की के जरिए वहाँ एक चेहरा दिखाई दिया जो हमें अंदर देख रहा था। पहले तो अंधेरे में मैं केवल इसकी फिगर या आउटलाइन को ही देख सका था, लेकिन जैसे जैसे मेरी आंखें अंधेरे के साथ एडजस्ट हुई, मैं इसे काफ़ी क्लियरली देख सका। इसमें मुझे एक आदमी के शरीर की बॉडी की आउटलाइन दिखाई दे रही थी, लेकिन इसमें जो चीज़ सबसे अजीब थी वो था इसका सर, जो बिल्कुल किसी इंसान के जैसा दिख नहीं रहा था। ये बहुत ज़्यादा लंबा था, जिसमें एक स्नॉट और टस्क थे और छोटी मोतियों की जैसी आंखें थी जो हल्की सी चांद की रोशनी में चमक रही थी। ये जो भी था वहाँ से हमें देख रहा था और किसी तरह से मुझे लगा जैसे ये हमें वहाँ से देखकर मुस्कुरा रहा था। एलियट ने इसे देखकर चिल्लाया। ये चीख इतनी डरावनी थी कि मैंने ऐसा कुछ आज तक नहीं सुना। इसके सही 1 सेकंड के बाद मैं भी इसमें शामिल हो गया। जब चीज़ें मेरे खुद के कंट्रोल से बाहर हो गई और हम दोनों विंडो से दूर दूसरी दिशा में भागने लगे और वहाँ पड़े फोल्ड होने वाले काउच से टकराकर ज़मीन पर गिर गए। इसके बाद उस आरवी में सब एकदम से जाग गए। फिर लाइट ऑन होने लग गई। लियम भी चिल्लाने लग गया। वो ये भी जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है, और मेरे अंकल सभी के ऊपर चिल्लाने लग गए। सभी लोग शांत हो जाओ, यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्होंने कहा। बाहर कोई है, एलियट ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया। बोरमैन, वो ठीक वहाँ है। मेरे अंकल ने एक फ्लैशलाइट उठाई और दरवाजे की ओर तेजी से भागे और इसे पूरी तरह से खोलते हुए बाहर चले गए। वहीं पर दूसरी तरफ मेरी आंट उन्हें ऐसा करने से रोकते रह गई। वो बाहर निकले और उस फ्लैशलाइट के साथ उन्होंने उस एरिया को अच्छी तरह से स्कैन किया। एक पूरे मिनट के लिए हम सभी आरवी के अंदर बैठे थे, सोच रहे थे कि क्या वो बाहर से जिंदा वापस आएंगे भी या नहीं, और वो आए भी। उन्होंने कहा,
यहाँ कोई नहीं है, बस एक वाइल्ड बोर के कुछ ट्रैक्स हैं। शायद जो तुमने देखा वो विंडो पर एक शैडो होगी। एलियट इसे नहीं मान रहा था। ये शैडो नहीं थी, ये हमें देख रहा था। इसकी इंसान जैसी आंखें थी। मैंने भी देखा है, मैंने कहा। यह एक नॉर्मल बोर नहीं था, इसमें एक आदमी के जैसा शरीर था। आखिर मेरे अंकल अंदर वापस आए। वो ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें नहीं पता था कि इसके बाद क्या करें। बच्चों, अब वहाँ बाहर कुछ भी नहीं है। तुम में से किसी को शायद एक बुरा सपना आया होगा। वो चिल्ला उठा और उसने दूसरे को भी डरा दिया। हम सो नहीं रहे थे, एलियट ने चिल्लाकर कहा। अपने डैड से ऐसे बात मत करो बेटा, मेरी आंट ने उस पर चिल्लाकर कहा। उसके बाद कोई ज्यादा देर सो नहीं पाया। एलियट और मैं फोल्ड होने वाले काउच पर वापस चले गए और उस विंडो से जितना हो सके उतना दूर रहे। हर बार जब हमें स्नॉटिंग की आवाज़ सुनाई देती तब मैं कसम खाता हूँ कि मुझे वहाँ बाहर से पैरों के चलने की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन इसे चेक करने के लिए फिर से कोई बाहर नहीं गया। सुबह होने पर मेरे अंकल ने आरवी के आसपास और ट्रैक्स पाए। ये पक्की तरह से एक वाइल्ड बोर के थे, उन्होंने कहा। लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ दूसरी चीज भी मिली थी। वहाँ पर मिट्टी में कुछ मार्क्स थे जो किसी तरह से किसी बोर के जैसे दिख नहीं रहे थे, क्योंकि ये एक इंसान के पैरों और हाथों के निशान थे। उन्होंने उसके बाद ट्रिप को थोड़ा छोटा करने का फैसला किया। किसी ने ये नहीं कहा कि एलियट और मैंने जो देखा था उसके कारण था, लेकिन मुझे पता था कि इसके पीछे का कारण वही था। जैसे ही हमने पैक किया, मैंने अपनी आंट को कई बार घबराते हुए जंगल की तरफ देखते हुए देखा। वहाँ से घर की ड्राइव पर एलियट मेरे बगल में बैठा था। हम दोनों पूरी रात नहीं सोने की वजह से इतने ज़्यादा थके थे। क्या अब तुम मेरी बात पर बिलीव करते हो? उसने हल्की सी आवाज़ में मुझसे कहा। मैंने कहा, हाँ। तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या है या क्या था? उसने अपने कंधे ऊपर उठाए और बिना बोले कहा कि उसे नहीं पता। इसके बाद उसने कहा कि डैड कहते हैं कि यहाँ रहने वाले कटाओ ट्राइब के बारे में पुरानी कहानियाँ हैं, जिनमें शेप शिफ्टर और स्किन वॉकर के बारे में बताया जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो हमेशा कहानियों में ही होती हैं। इसके बाद मैं उस विंडो पर उस चेहरे के बारे में सोचने लगा। ये शायद ना ही कोई जानवर था और ना ही कोई इंसान, बल्कि ये बस इन दोनों के बीच का कुछ था जिसके बारे में हम किसी तरह से नहीं जानते थे। और अब मुझे लगता है कि वो शायद सिर्फ उन पुरानी कहानियों से ज़्यादा कुछ था। शी हॉन्ट द फायर वॉच टावर फ्रॉम ऑर्डर्स। मेरा दोस्त वेस्टर्न और मैं हाई स्कूल के दूसरे साल से काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं। हम दोनों को ही कुछ बुरे मेटल बैंड्स और इससे भी बुरी फैशन चॉइसेस पसंद थी, लेकिन हमारी दोस्ती कॉलेज और हमारे मिड 20s तक अच्छी तरह से टिकी रही। जब ये कहानी हुई थी तब मैं 24 साल का था। मैं अटलांटा में एक बियर बनाने वाली जगह पर काम करता था और वैस तब तक 26 साल का था। वो रियल जॉब के बीच बीच कुछ फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइन का काम कर रहा था। वो स्प्रिंग मेरे लिए काफ़ी रफ था। मेरी 3 साल की गर्लफ्रेंड फरवरी में मेरे घर से मूव आउट हो गई थी और उसने मुझे एक ऐसे अपार्टमेंट में छोड़ दिया था जिसे मैं मुश्किल से अफोर्ड कर सकता था, और उस तरह के खालीपन के साथ जो आपको तब मिलता है जब आप अपनी लाइफ चॉइसेस के बारे में दोबारा सोचते हो। मेरा काम भी कुछ खास बेहतर नहीं चल रहा था। मेरे काम के घंटे बहुत ज़्यादा बुरे थे और कस्टमर्स इतने डिमांडिंग और तंग करने वाले थे। मेरा मैनेजर जो भी चीज़ मैं करता था हर चीज़ में मेरी ही गलतियाँ निकालने में पक्के तौर पर लगा रहता था। एक दिन वेस ने मुझे बताया कि वो एक वीकेंड पर हाइकिंग ट्रिप पर जाना चाहता है। मैं तुरंत इसके लिए तैयार हो गया क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये मेरे लिए एक नई शुरुआत होने का चांस होगा। अब हम में से कोई भी बाहर ज़्यादा घूमने वाला नहीं था। हम मैटर सब डिवीज़न में बड़े हुए थे, जहाँ नेचर का मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट के बीच लगे पेड़ों के झुंड थे, लेकिन ये असल में इलाके को सुंदर दिखाने के लिए लगाए हुए थे। इसलिए ये हमारे लिए कुछ पूरी तरह से नया और अलग होने वाला था। हम नेचर में जाने वाले थे जहाँ पर हमारे सेलफोन्स भी शायद बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की कोई याद नहीं होगी, कोई बियर के टेस्ट को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं होगी।
हमने अपने इस ट्रिप के लिए ब्लैक रॉक माउंटेन स्टेट पार्क जाने का फैसला किया। ये जहां हम रहते थे वहां से केवल 2 घंटे की दूरी पर था और अपने बहुत ज़्यादा खूबसूरत विजुअल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी था। हमने अपनी कार्स को इसके लिए तैयार किया। जो भी कैंपिंग गियर हम ले सकते थे या अफोर्ड कर सकते थे उसे भी अपने सामान के साथ अच्छी तरह से पैक किया। और 2018 की अप्रैल में हम एक शनिवार की सुबह जल्दी निकल गए। यहाँ की मेन ट्रेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इन्हें अच्छे से मार्क किया गया था। इसमें हर ट्रेल की डिफ़िकल्टी को भी मेंशन किया गया था। लेकिन दोपहर होते होते वैसे उससे काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था, जिसे उसने टूरिस्ट एक्सपीरियंस कहा। इस गेम ट्रेल को चेक करो, उसने कहा, एक मुश्किल से दिखाई देने वाले रास्ते की तरफ पॉइंट करते हुए जो घने जंगल में जा रहा था। क्या तुम देखना चाहते हो ये कहाँ पर जा रहा है? मुझे पता है कि मुझे उसे मना कर देना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ पर आने का पूरा पॉइंट कुछ अलग करने का था, है ना? इसके बाद हम कुछ झाड़ियों के बीच से निकलते हुए और कुछ गिरे हुए पेड़ों पर चढ़ते हुए हम उस रास्ते पर चलते रहे और लगभग 40 मिनट के बाद हम एक छोटे से खाली एरिया में पहुंचे और उस खाली जगह पर हमें एक पुराना फायर टावर मिला जो शायद 50s या 60s के दशक में बना होगा, जो हम सिर्फ इसके डिज़ाइन को देखकर बता सकते थे। ये ज़मीन से लगभग 60 फीट ऊंचा था। ये कुछ मेटल और कुछ लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाया गया था। ये अपनी एक साइड की तरफ थोड़ा झुका हुआ था और ये प्रैक्टिकली चिल्ला रहा था कि मुझ पर चढ़ो मत। वहाँ एक धुंधला साइन भी था जिसमें कुछ ऐसा ही कहा गया था, होली क्रैप, ये परफेक्ट है। वेस्ट ने कहा, हमें आज रात यहाँ कैंप करना चाहिए। क्या ये सेफ भी है? मैंने पूछा। शायद नहीं, लेकिन यहाँ से तुम सूरज से आने वाले व्यू को इमेजिन करो यार। और मैंने अभी तक किसी को इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते नहीं देखा। ये बहुत ऑथेंटिक होगा। हमें उन सीढ़ियों पर चढ़ने में लगभग 20 मिनट लगे। इन पर अपना पूरा वेट डालने से पहले हम हर स्टेप को टेस्ट कर रहे थे। वो पूरी बिल्डिंग हवा में थोड़ी झूल रही थी। इसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशनल प्लेटफॉर्म था जो शायद 15 स्क्वायर फीट का था और इसके साथ में एक छोटा सा कैबिन था जिसके दरवाजे और खिड़कियां वहां मौजूद नहीं थे। हमने अपने स्लीपिंग बैग्स को बाहर के खुले प्लेटफॉर्म पर रखा, उस कैबिन के अंदर के बजाय जो बियर कैंस और ग्रेफिटी से भरा हुआ था। क्लियरली हम वार्निंग साइन को इग्नोर करने वाले पहले नहीं थे, लेकिन वैसे एक चीज के बारे में सही था। यहाँ से व्यू काफी सुंदर था। यहाँ के ब्लू ग्रीन पहाड़ मीलों तक हर डायरेक्शन में फैले हुए थे। हमने विस्की निकाली जो हम साथ लाए थे और सूरज डूबने पर कुछ चीज़ों के बारे में बात की। ये बस सिंपल बातचीत थी, इसमें कुछ भी खास नहीं था। चीज़ें जो मुझे इस मोमेंट पर याद नहीं हैं। हमें सब चीज़ों से थोड़ा दूर होना अच्छा लग रहा था। फिर हम कुछ बातें करने लगे जो मुझे याद हैं। तुम्हें पता है इस टावर के बारे में कहानियाँ हैं? उसने फिर बताया कि गियर स्टोर पर किसी आदमी ने इसके बारे में उसे बताया था कि इसीलिए उन्होंने इस बिल्डिंग को बंद कर दिया। किस तरह की स्टोरीज एग्जैक्टली? मैंने पूछा। भूतिया कहानियाँ जिसमें एक पार्क वर्कर ने यहाँ पर 70 के दशक में खुदकुशी कर ली थी और एक छोटी बच्ची जो इन जंगलों में खो गई थी और यहाँ पर मरी मिली थी। ये कहानियाँ अलग अलग हैं, डिपेंड करता है कि आप इनके बारे में किससे सुनते हैं। मैंने उसे बताया कि ऐसी जगहों के बारे में हमेशा भूतिया कहानियाँ होती हैं और उसने कहा, हाँ ये शायद सब कुछ झूठ हो। उसने विस्की की एक घूंट ली और कहा, अगर आज रात भूत हमें मार भी देते हैं तो कम से कम हम एक अच्छे व्यू के साथ मरेंगे। आधी रात तक हम दोनों पूरी तरह से नशे में थे और दिन की हाइक से चूर हो चुके थे। हम अपने अपने स्लीपिंग बैग्स में एक तारों भरे आसमान के नीचे घुस गए जो मेरे द्वारा देखे गए सबसे ज़्यादा सितारों से भरा आसमान था। वो टावर हवा से आवाज़ कर रहा था और थोड़ा हिल भी रहा था, लेकिन मैं इसके बारे में सोचने के लिए बहुत ज़्यादा थक चुका था। एक्चुअली अगर सच कहूँ तो ये सच में थोड़ा शांति भरा भी था। मैं कुछ समय बाद अचानक से जागा। मुझे कोई आइडिया नहीं कि तब टाइम क्या हुआ था और तभी से मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी जैसे मुझे कोई देख रहा था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे लगभग हार्ट अटैक आ ही गया।
एक छोटी लड़की मेरे ऊपर खड़ी थी। शायद मेरे चेहरे से केवल 2 फीट दूर। वो 7 या 8 साल की लग रही थी और उसने एक पुराने तरह के कपड़े पहने हुए थे जिसमें एक पैटर्न था जो मुझे अंधेरे में सही से दिख नहीं रहा था। उसके बाल गीले थे, उसके पीले चेहरे पर चिपके हुए थे। वो बस मुझे घूर रही थी, बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, कोई आवाज नहीं कर रही थी। मैंने जोर से अपनी पलकों को झपका, अपने दिमाग में खुद को बताते हुए कि मैं या तो सपना देख रहा हूँ या मैं काफ़ी ज़्यादा नशे में हूँ। जब मैंने अपनी आंखें फिर से खोली, वो वहाँ से चली गई थी। मेरा दिल अभी भी काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को कन्विंस कर लिया था कि ये एक सपना था जो मेरी सारी ड्रिंकिंग के साथ मिक्स था। मैं वापस से लेट गया और सो गया। दूसरी बार जब मैं जागा, ये बहुत बहुत बुरा हो चुका था। वो मेरी छाती पर बैठी थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे से बस कुछ इंचेस दूर था। वो काफ़ी ज़्यादा करीब थी, इतना कि मैं उसकी चमड़ी से आने वाली ठंड को महसूस कर सकता था, जो बर्फ़ की जैसी ठंडी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली थी और वो पलकें झपक भी नहीं रही थी। उसकी आंखों में किसी तरह की कोई चमक या मॉइस्चर नहीं था। वो पूरी तरह से बेजान थी। उसके बालों से पानी मेरे स्लीपिंग बैग और चेहरे पर टपक रहा था। मैं अब उसकी ड्रेस को पूरी तरह से देख सकता था। एक ब्लू ड्रेस जिस पे छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए थे और जो मेरे एक्सपीरियंस से जिस तरह की कोई ड्रेस बच्चा पिछले दशकों में नहीं पहनता था, वो कुछ वैसी दिखती थी। मैंने एक तेज सांस भरी और वो फिर से उसी पल वहाँ से गायब हो गई। मैं तेजी से उठकर बैठा और अपने फ़ोन को ढूंढा। इसमें 2:17 हो गए थे। यहाँ का टेम्परेचर भी पहले से थोड़ा नीचे गिर गया था क्योंकि मैं अब अपनी सांस को देख सकता था। वेस्ट ड्यूड, मैंने कहा। वेस्ट जागो। वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। मैं उसके करीब पहुंचा और उसे जितना जोर से हो सकता था उतना जोर से हिलाया, लेकिन उसने बस कुछ बड़बड़ाया और मुझसे दूर की तरफ घूमकर सो गया। उसे नींद से जगाना सच में काफ़ी मुश्किल काम था। मैं सोचने लगा कि शायद हमें विस्की नहीं लानी चाहिए थी। जब मैंने आसपास देखा तो मैंने नोटिस किया कि चीज़ें अपनी जगह से हिल गई थी। मेरा बैकपैक जो मैंने सीढ़ियों के पास बंद कर रखा था अब रूम के बीच में आ गया था और मेरा सारा सामान किसी ने बाहर निकालकर चारों तरफ फैला दिया था और जैसे किसी ने इसे जानबूझकर ऐसा किया था। मैंने देखा वेस का कैमरा कैबिन के अंदर से प्लेटफॉर्म के किनारे तक मूव हो गया था। मैंने तब एक आवाज़ सुनी जो किसी के चलने से बहुत ज़्यादा हल्की थी, हल्की मानो ये एक छोटे बच्चे की थी, एक हल्की सी गाने की आवाज़ के साथ। इस चीज़ ने मुझे पूरी तरह से डरा दिया। मैंने अपना फ़ोन पकड़ा, लाइट ऑन की, इसे चारों तरफ घुमाते हुए मैंने अपने आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। जैसे ही मैंने इसे बंद किया, मुझे अपने विजन के किनारे पर एक लड़की दिखाई दी जो कैबिन के दरवाजे में खड़ी मुझे देख रही थी। जब मैंने अपना सर घुमाया तो वो वहाँ से चली गई थी। ये 3 बार और हुआ। वो मेरे पेरिफेरल विजन में कहीं दिखाई देती, लेकिन जब मैं सीधे उसे देखने की कोशिश करता तो वो गायब हो जाती। वो हमेशा शांत थी, लेकिन उसी शांति के साथ वो मुझे घूर रही थी। मैंने कुछ पैरों के निशान भी देखे, छोटे पैरों के निशान जो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर थे। अब तक मैं इस सभी चीज़ों से इतना डर चुका था कि मैं पूरी तरह से उठकर बैठ गया। मेरी पीठ रेलिंग के साथ लगी हुई थी, मेरे हाथ मेरे चाकू पर थे। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि ये यहाँ पर काम आएगा भी या नहीं, क्योंकि वो छोटी लड़की किसी तरह से नॉर्मल लग नहीं रही थी। वहाँ पर तापमान नीचे गिरता रहा जब तक ये सर्दियों की तरह महसूस होने नहीं लगा। लगभग 3 बजे के आसपास मैंने उसे फिर से देखा, हमारे स्लीपिंग बैग्स के पैरों के पास खड़े हुए। उसके नंगे पैरों के चारों ओर पानी की एक पड़ल बनी हुई थी और उसकी ड्रेस पहले से भी ज़्यादा गीली दिख रही थी। वो अभी भी मुझे अपनी बेजान आंखों से घूर रही थी और फिर धीरे धीरे उसने अपनी एक बाजू उठाई। प्लेटफॉर्म से नीचे किसी चीज़ पर पॉइंट करते हुए। मैं बिल्कुल भी हिला नहीं। वो वहाँ पर पॉइंट करते रही, किसी चीज़ पर इंसिस्ट करती हुई, लेकिन उसने कोई भी आवाज़ नहीं की।
उसने अपना सिर फिर एक ऐसे एंगल पर झुकाया जो फिजिकली पॉसिबल नहीं था। उसने कंधे पर लगभग साइडवेज, उसकी एक्सप्रेशन कभी चेंज नहीं हुई। जो इसके बाद हुआ वो मुझे डराने की हद तक ले गया। वो अपने चारों पर गिरी और हमारी ओर क्रॉल करने लगी। जब वो क्रॉल कर रही थी, उसकी बाजू और टांगों के सारे जोड़ सब गलत तरह से लग रहे थे और उसका सर अभी भी घूमा हुआ था। वो कुछ ऐसे मूव कर रही थी जैसे ह्यूमन मूवमेंट को स्टडी कर रही हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पा रही हो। वो स्लीपिंग बैग के किनारों पर पहुंच गई। फिर उसने कैबिन की दीवारों पर रेंगना शुरू कर दिया। बस आखिरकार जागा, अभी भी नींद में उलझा हुआ था। व्हाट द हेक मैन, उसने बड़बड़ाया। फिर उसने देखा मैं कहाँ देख रहा था। वो लड़की अब सीलिंग पर थी, हमें नीचे देख रही थी। उसके गीले बाल नीचे फ्लोर की तरफ लटक रहे थे। उसने अपने मुंह को बहुत ज्यादा खोल रखा था, जो किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं था। उसने कोई आवाज नहीं की। मैंने वेस की तरफ देखकर चिल्लाया, भागो। जब मैंने ये कहा तब तक मैं पहले से ही सीढ़ियों से नीचे भागने लगा था। हमने अपना ज्यादातर गियर पीछे छोड़ दिया, बस अपने फोन्स और कार की चाबियां उठाई। सीढ़ियां ऐसे लगने लगी जैसे इनका कोई अंत ही नहीं था। लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म से गिरना पसंद करूंगा बजाय वहां रहने के। हमने रात जंगल के बीच में हाइक करते हुए बिताई, बार बार रास्ते में घूमते हुए और छोटी छोटी आवाज़ों से डरते हुए। सूरज के निकलने के वक्त हम कार के पास पहुंच गए। हम लगभग 10 मिनट के बाद वहां से वापस चल पड़े, किसी पागल की तरह हंसते हुए। जब हमने रियलाइज़ किया कि अब हम सेफ हैं और हमें रियलाइज़ हुआ कि क्या हुआ था। मुझे पता है कि आप ये स्टोरी सुन सकते हैं और आप इसे नशे से आया बुरा सपना भी समझ सकते हैं, और आप शायद सही भी हों। शायद हमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था, शायद ठंड ने हमें पकड़ लिया था, शायद सर्कमस्टेंसेस के इस स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ने हमें हालुसिनेट किया था। लेकिन मुझे ये बताओ, कैसे दो अलग अलग इंसानों को अलग अलग टाइम पर उठकर कैसे एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो भी एग्जैक्टली सेम जगह पर? मुझे आप ये बताओ। अदरवाइज मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि हमने उस फायर वॉच टावर में एक गोस्ट गर्ल देखी थी। अगर आपको ब्लैक रॉक माउंटेन स्टेट पार्क में एक अबैंडन्ड फायर वॉच टावर मिलता है तो इसे अकेला छोड़ दो या अपनी जिंदगी की सबसे बुरी रात के लिए तैयार रहो। स्किन वॉकर एट नवाजो स्टेट पार्क फ्रॉम अनोनिमस। मेरी आंट डेल मेरी ज़िंदगी के कुछ सबसे खास लोगों में से एक हैं। वो हमेशा ही अपने तरीक़ों से बाहर चली जाती थी, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं ठीक हूँ। आज जब बहुत पहले, अभी मेरे डॉग को गुजरे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, तो उन्होंने मेरे साथ नवाजो स्टेट पार्क में एक ट्रिप पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया था। उनके शब्दों में ये हमारे लिए नेचर के साथ मिलने और रिकनेक्ट करने के लिए था, ताकि मैं इस बात को जान सकूं कि मैं कौन हूं। मुझे पता है इस कहानी को सुनने वाले बहुत से लोग सोच सकते हैं कि एक डॉग के गुजरने पर आपको रिकनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसे इंसान का सबसे अच्छा दोस्त ऐसे ही नहीं कहा जाता। मेरा डॉग जैस्पर मेरे लिए सब कुछ था। वो लगभग 20 सालों से मेरे साथ था। वो अपनी एज की वजह से गुजर गया था और वो दिन था जिसका मुझे हमेशा से गम रहा है। आंट डेल ने सुझाव दिया कि हम एक कैंपिंग ट्रिप पर चलें, और हालांकि मुझे वास्तव में ऐसा नहीं लगा कि मैं ऐसा करने के मूड में थी, मैं फिर भी उनके साथ गई, क्योंकि फिर से आपको बता दूं कि मैं अपनी आंट डेल से प्यार करती हूँ। जब हम पार्क एंट्रेंस पर मिले तो वो पहले से ही अपनी पुरानी सुबरू में मेरा वेट कर रही थी। उस कार ने काफ़ी अच्छे दिन देखे थे। 62 साल की एज में डेल अभी भी किसी 20 साल की टीनेजर की जैसे मूव करती थी। ये शायद उन सभी दशकों से हॉस्पिटल नर्स के रूप में काम करने की वजह से था। उनके बाल सिल्वर कलर के थे और एक प्रैक्टिकल ब्रेड में बंधे हुए थे, और उन्होंने मुझे वो स्माइल दी जो हमेशा मुझे फिर से एक बच्चे की तरह महसूस कराती थी। खुशी है कि तुम आ गई। उन्होंने मुझे हक किया और वो सीडर और सेज की तरह स्मेल कर रही थी, जो डेल के लिए अनयूजुअल नहीं था। वो पुराने रिवाजों में बड़ी हुई थी और जिन्हें वो मानती भी थी।
उस समय सितंबर का अंत होने वाला था। शाम को थोड़ी ठंड होनी शुरू हो गई थी, लेकिन दिन के दौरान अभी भी मौसम काफ़ी अच्छा रहता था। डेल हमें उन सभी नॉर्मल कैंपिंग स्पॉट से आगे ले गई जहां फैमिलीज अपने टेंट और आरवी सेटअप कर रहे थे। हम बहुत पतली मिट्टी की सड़क पर तब तक जाते रहे जब तक हमें भीड़ दिखनी पूरी तरह से बंद नहीं हो गई। तो हम एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा। कहीं शांत, कहीं स्पेशल। मैंने उनकी इस बात पर कोई सवाल नहीं किया। डेल अपनी पूरी जिंदगी में इन हिस्सों में आती रही थी। मेरे पिता की साइड की हमारी फैमिली इस एरिया में कई जनरेशन्स पहले तक रही थी, इसीलिए इस इलाके से हमारी रूट्स जुड़ी थी। पर मैं हमेशा खुद ज़्यादातर शहर में रही थी, डेनवर में अपार्टमेंट में और एक ऑफिस जॉब में फंसी थी। डेल ने इस इलाके से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखा था। हमें अपने कैंपिंग स्पॉट तक पहुंचने के लिए आखिरी आधा मील हाइक करनी पड़ी, जहां से रिजर्वायर्स का एक पतला इनलेट दिखाई देता था। इसके 3 साइड पर पाइन के पेड़ और जुनिपर के पेड़ों से घिरी थे, कुछ काफ़ी खास रॉक फॉर्मेशन के साथ जो हवा को ब्लॉक करती थी। जैसे ही हमने अपना कैंप सेटअप किया, मैंने डेल को उनकी कुछ चीज़ें करते हुए नोटिस किया। कैंप साइट के आसपास कुछ खास पॉइंट्स पर सेज और सीडर के छोटे बंडल्स रखते हुए देखा। मैंने उन्हें ये पहले भी करते देखा था, उन कुछ कैंपिंग ट्रिप्स पर जो हमने साथ में किए थे जब मैं काफ़ी छोटी थी। वो अब अभी भी बुरी आत्माओं को दूर रख रही थी। मैंने उन्हें टीज किया। वो मुझ पर मुस्कुराई और कहा, कुछ आते नहीं जाती, कुछ आते रखने लायक है। मैंने जलने वाली लकड़ी इकट्ठा करने में मदद की, जबकि डेल ने हमारे खाने को खोला। मुझे बाहर रहना अच्छा लगा, मेरे खाली अपार्टमेंट से दूर, जहां जैस्पर का बेड अभी भी मेरे कमरे के कॉर्नर में था, क्योंकि मैं अभी तक खुद को इससे मूव करने के लिए तैयार नहीं कर सकी थी। मैं कैंप से लगभग 50 यार्ड दूर थी। मैं लकड़ियों से भरी थी जब मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ कुछ काफ़ी गलत था। मैंने फिर इस कयोटी को 2 पाइन के पेड़ों के बीच हमारी तरफ देखते देखा। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी कयोटीज देखे थे। वो कोलोराडो में हर जगह थे, लेकिन इसने मेरी गर्दन के बाल सीधे खड़े कर दिए थे। ये पूरी तरह से शांत खड़ा था और इसकी आंखें बस सही नहीं थी, ये किसी जानवर से अलग एक इंसान की जैसी दिख रही थी। मैंने वही किया जो आपको जंगली जीवों के साथ करना चाहिए। मैंने खुद को उससे बड़ा दिखाया, अपने पैरों पर खड़े होकर और अपने हाथ में पकड़ी लकड़ियों को अपने सिर के ऊपर करके जितना हो सके उतना ऊपर उठाया और मैं चिल्लाने लगी। उस कयोटी का एक भी मसल मूव नहीं हुआ, सिवाय इसके कि उसने अपने सर को थोड़ा सा टिल्ट किया, जैसे वो मेरे ऐसा करने से क्यूरियस हो गया था। मैंने फिर इसकी और एक लकड़ी फेंकी, इसे मारने के लिए नहीं बल्कि इसे डराने के लिए। उस कयोटी ने फिर अपने मुंह को खोला। मुझे लगा कि जैसे ग्राउल या स्नॉल करने वाला था, लेकिन इसने कुछ ऐसा नहीं किया जो किसी कयोटी के जैसा नहीं था। उसने एक स्माइल के जैसे कुछ किया। फिर वो मुड़ा और पेड़ों में चलने लगा, एक अजीब तरह की चाल के साथ जो किसी तरह से नेचुरल नहीं लग रही थी। मैं कैंप की ओर भागी, रास्ते में कुछ टहनियों को गिरा दिया। मैं उस वक्त सोच रही थी कि क्या उस कायोटी को किसी तरह की बीमारी थी जिसने उसके साथ कोई गड़बड़ी की थी। डेल ने मेरा फेस देखा और तुरंत परेशान हो गई। तुम्हारे साथ क्या हुआ? उन्होंने पूछा। मैंने अजीब तरह से दिखने वाले कायोटी के बारे में उन्हें बताया। कैसे मैं इसे डरा नहीं सकी, चाहे मैंने जो भी ट्राई किया। इसे सुनकर डेल का बर्ताव चेंज हो गया। बिना एक वर्ड के वो अपनी बैकपैक के पास गई और एक छोटा पाउच निकाला। वो हमारी कैंप साइट के उस किनारे तक चली गई जिस डायरेक्शन से मैं आई थी। वहां पर कुछ ऐसा गिराया जो कॉर्नमिल जैसा दिख रहा था, लेकिन ये चमक रहा था। मैंने उनसे पूछा कि वो क्या कर रही थी। बस प्रिकॉशन ले रही हूँ, उन्होंने बताया कि उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें ये सब सिखाया था। तुम्हारे फादर भी इन चीज़ों के बारे में जानते थे। उनके टोन में कुछ ऐसा था जिसने मुझे और सवाल पूछने से रोका। हमारे कैंप का सेटअप पूरा किया, ज़्यादातर शांति में। जैसे जैसे सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता गया, आखिर में मैंने उनसे पूछा, क्या आप मुझे बताना चाहती हैं कि आप क्या सोच रही हैं?
आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? जिस तरह से आपने कॉर्नमील और कायोटी के साथ रिएक्ट किया। डेल ने आग की तरफ देखा और फिर वो मुझे बताने लगी, ये जगह हमारे परिवार के लिए खास रही है, लेकिन इसे रिस्पेक्ट की जरूरत है। मैंने उनसे पूछा कि उनका क्या मतलब था। रिजर्वेशन और पार्क के बीच बॉर्डर बस मैप पर एक लाइन है, लेकिन जमीन उन बाउंड्रीज को नहीं जानती, ना ही वो चीजें जो यहाँ रहती हैं। किस तरह की चीजें? ऐसी चीजें जिन्हें हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आज रात तुम कैंप के पास रहना, चाहे तुम्हें कुछ भी सुने या कुछ भी दिखाई दे। हमने फिर उसके बाद सेफ चीज़ों के बारे में बात करना शुरू किया। मेरी जॉब, उनके गार्डन, फैमिली की गपशप, नॉर्मल कन्वर्सेशन, जो भी किसी तरह से ऐसा महसूस करा रहे थे जैसे हम किसी इम्पोर्टेंट चीज़ के आसपास ही घूम रहे थे। हर बार मैं डेल को पेड़ों के किनारे की तरफ देखते हुए पकड़ती, लेकिन मैं नहीं बता सकती थी कि उनके एक्सप्रेशन का क्या मतलब था। क्या वो इसे लेकर परेशान थी या सीरियस या डरी हुई? यह आधी रात के बाद का समय था जब मुझे वो अजीब चीज फिर से महसूस हुई, जैसे मुझे कोई देख रहा था, जैसे इसमें कुछ गलत था। हमने आग को थोड़ा कम किया था, लेकिन इसे हल्की जलते रखा। डेल अपनी कजन के नए बेबी के बारे में मुझे बताने के बीच में थे जब वो अचानक से शांत हो गई। क्या तुम्हें सुन रहा है? उन्होंने विस्पर किया। मैंने पहले कुछ नहीं सुना, फिर मैंने ऐसे सुना। यह हल्के पैरों की आवाज़ थी जो हमारी कैंप साइट के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। ये किसी जानवर के लिए बहुत ज़्यादा रिदम में था, एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हल्का। कोई बाहर है? मैंने कहा। मैं लाइट ऑन करने के लिए अपने फ़ोन के लिए जाने लगी। डेल ने अचानक से मेरी कलाई पकड़ी। नहीं, उन्होंने कहा। वो इसे लेकर इतनी इंटेंस लग रही थी। कोई नहीं है, याद रखो कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। पास में रहो और जवाब मत दो। अगर ये तुम्हें बुलाए तब भी। अगर बुलाए तब क्या करना है? इससे पहले कि मैं इसे पूरा कर पाती, एक आवाज़ हमारी जल रही आग की रोशनी के बाहर के अंधेरे से आई। ईमानी, क्या वो तुम हो? ये मेरी आवाज़ थी, या बल्कि इसे रिक्रिएट करने का एक बहुत बुरा अटेम्प्ट था। इसमें मेरा हल्का डेनवर एक्सेंट भी था, जिस तरह से मैं कुछ वर्ड प्रोनाउंस करती थी। व्हाट द हेक? डेल का हाथ फिर मेरे मुंह पर आ गया। जवाब मत दो, उन्होंने मुझ पर हिस किया। यह असली नहीं है। वो पैरों के चलने की आवाज़ फिर से हमारे कैंप का चक्कर लगाने लगी। हमारी आग अब डिम हो रही थी, भले ही कोई हवा या बारिश नहीं थी। मुझे हेल्प चाहिए, मैं गुम गई हूँ। वो वॉइस जो मेरी होनी चाहिए थी फिर से वहीं से आई। इसमें एक दर्द की आह भी थी, कुछ ऐसा जिसने मेरे पेट को पूरी तरह से हिला दिया। मैंने देखा कि डेल अपनी पॉकेट में किसी चीज़ पर हाथ डाल रही थी और वो ग्रे पाउडर जैसा दिख रहा था। वैसा कुछ उन्होंने निकाला। ये सीडर ऐश थी। मुझे रियलाइज़ हुआ जैसे ही उन्होंने पेरीमीटर को रीइंफोर्स करना शुरू किया जो उन्होंने पहले क्रिएट किया था। ये बस ढोंग है, इसे मत सुनो, उन्होंने मुझे हल्की आवाज़ में कहा। ईमानी, तुम कहाँ हो? इस बार ये मेरे पिता की आवाज़ का एक क्लोज अटेम्प्ट की तरह लगा, लेकिन मेरे पिता एक दशक पहले गुजर गए थे। मैंने तब रोना शुरू कर दिया। ये कैसे ऐसे कर रहा है? मैंने पूछा। ये ऐसे करना सीखता है, डेल ने कहा। ये सुनता है और सीखता है, यही ये करता है। तभी आग की रोशनी के किनारे पर कुछ मूव हुआ। ये एक फिगर थी जो लगभग एक इंसान की जैसी दिख रही थी, लेकिन इसमें कुछ काफ़ी गलत था। इसमें जो कायोटी की स्किन जैसा दिख रहा था वो अपने कंधे पर डाला हुआ था। जानवर के सिर से एक हुड बनाया हुआ था जो इसके चेहरे के आधे हिस्से को दिखने से रोक रहा था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जब इसने इस बार बात की, मुझे इसका मुंह मूव होता दिखाई नहीं दिया। डेल ने शांति से कुछ चैंट करना शुरू किया, डाबिजार में कुछ वर्ड जो मुझे एक बच्चे के रूप में सुनने की आदत थी, लेकिन मैं इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकी। उन्होंने मेरा हाथ काफ़ी अच्छी तरह से पकड़ रखा था। इस फिगर ने एक स्टेप आगे लिया, लेकिन अचानक वो लाइन पर रुक गई जो डेल ने चारों ओर बिछाई थी। इसने अपना सर एक अजीब एंगल पर टिल्ट किया जो किसी इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं था।
तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? इसने कहा। इसकी आवाज़ मेरे पिता की और कुछ पुराने लोगों की आवाज़ में शिफ्ट हो रही थी। तुम यहाँ मेरे साथ बिलोंग करती हो? नहीं, डेल ने हल्की सी आवाज़ में कहा। वो नहीं करते, ना ही उसके पिता ने किया। उस चीज़ ने हिस किया, एक आवाज़ जो कोई इंसानी कला नहीं बना सकता था। मेरे पास आओ ईमानी, बस कुछ स्टेप्स। इसने एक वॉइस में कहा जो अब मेरे पिता की और मेरी अपनी एक आवाज़ का मिश्रण लग रही थे। मैं इससे दूर नहीं देख सकती थे। इसके बारे में कुछ बस मुझे इसकी तरफ खींच रहा था। यह डरावना जरूर था, लेकिन इसमें एक अजीब सी खींच थी। डेल ने मेरा हाथ इतना जमकर पकड़ा हुआ था कि मुझे दर्द होने लगा था। इसकी आंखों में मत देखो, उन्होंने मुझे चेतावनी दी। उस चीज़ ने फिर हमारे कैंप का चक्कर लगाना शुरू किया और इसके बाद ये पूरी रात ऐसा ही करती रही। बीच बीच में कभी शांत भी रही, फिर इसने दूसरी आवाज़ों में पुकारना शुरू किया। ये ऐसी बातें करने लगी जिसे नहीं पता होनी चाहिए थी। इसने मेरे बॉस की आवाज़, मेरी माँ की भी आवाज़ ट्राई की, फिर जैस्पर की तरह भौंकी। जैसे जैसे सुबह पास आती गई, जब सितारे धुंधले होने लगे, मुझे लगा कि ये तब और डेस्परेट हो गई थी। इसकी अलग अलग आवाज़ें अब टूटने लगी थी। ये सेंटेंस एक वॉइस में स्टार्ट करती और दूसरे में ख़त्म करती। कुछ वर्ड्स ऐसे तरीके से साथ में बोले जा रहे थे जिनका असल में कोई मतलब ही नहीं था। कायोटी स्किन, जो कुछ भी इसने कंधे पर रखा था, अब इसके साथ मर्ज होने लगा था। इसके कुछ फीचर्स जानवरों और इंसानों के बीच शिफ्ट हो रहे थे। आखिरकार तुम आओगी, जैसे तुम्हारे फादर ने लगभग किया था, तुम्हारे डॉग ने भी किया, और तुम भी आओगे। और ये बोलने के बाद फिर ये वहाँ से चली गई, पेड़ों के बीच अंधेरे में गायब हो गई। हमने तब तक बात नहीं की जब तक सूरज पूरी तरह से निकल नहीं आया। डेल ने अपने तरीकों से हमारी कैंप साइट को प्रेयर्स और ऑफरिंग के साथ बंद किया। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे अपने बचपन की कुछ याद दिलाती थी, मेरे हाथ कांपना बंद नहीं कर रहे थे जब हम अपने सामान को पैक कर रहे थे। इसीलिए हम यहाँ आए थे, है ना? आप चाहती थी कि मैं इसे देखूं। डेल उस सबसे ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। वेल, तुम्हारे फादर ने इसका सामना किया था जब वो लगभग तुम्हारी एज के थे। इसने उन्हें किसी तरह से मार्क कर दिया था। जब जैस्पर मर गया और तुम्हें वो बुरे सपने आने लगे, मुझे पता था कि तुम्हारे पास आने की भी कोशिश करेगी। ये क्या था? मैंने उसका नाम इस्तेमाल करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी। जिसके बारे में मैं सोच रही थी, कुछ ऐसा जो चाहता है जो इसके पास नहीं हो सकता, वो उसके पास हो। हमारा फॉर्म, हमारी वॉइसेस और हमारी जिंदगियां। ये देखने में मदद करने वाला दिखता है, लेकिन ये असल में नहीं है। इसको नाम से पावर मिलती है, इसलिए हम यहाँ पर इसका नाम नहीं बोलेंगे। जब हमने रेंजर स्टेशन पर चेकआउट किया, रेंजर्स ने पूछा कि क्या हमारा टाइम अच्छा था, क्या आपने कोई कयोटी तो नहीं सुना? उन्होंने कैजुअली पूछा। उनके साथ हाल ही में बहुत एक्टिविटीज हो रही थी, इसलिए मैंने पूछा आपसे। नहीं, डेल ने शांति से जवाब दिया। सब शांत था। डेनवर की वापसी की ड्राइव पर मैंने डेल से उन प्रेयर्स को सीखने के लिए कहा जो उन्होंने यूज़ की थी प्रोटेक्शन के लिए। कई सालों में पहली बार मैंने उन ट्रेडिशंस के साथ एक कनेक्शन महसूस किया जिन्हें मैंने बड़े होते हुए डिसमिस किया था। कुछ नॉलेज खून में रहती है, डेल ने कहा, तभी जब हम इसके बारे में भूलने की कोशिश करते हैं। उस रात अपने अपार्टमेंट में मैंने हर कमरे को सेज से स्मज किया जो डेल ने मुझे दी थी। मैंने अपने बेड के पास प्रोटेक्टिव हर्ब्स का एक छोटा सा पाउच रखा और जब मैंने सूरज निकलने से पहले अपनी खिड़की पर कुछ स्क्रैच करते हुए सुना, कुछ ऐसा जो एक आवाज़ में वीन कर रहा था जो जैस्पर की तरह लग रही थी। मैंने वो वर्ड बोले जो डेल ने मुझे सिखाए थे और मैंने बाहर तब तक नहीं देखा जब तक सूरज पूरी तरह से निकल नहीं आया। मुझे लगता है लेसन जो वो चाहती थी कि मैं सीखूं वो था कि कुछ चीज़ें एक बार जब आप उन्हें देखते हैं तो वो आपको पीछे से देखना कभी बंद नहीं करती। नॉट योर ग्रैंडपाज बिगफुट स्टोरी फ्रॉम क्रैंक 162। मैंने कभी नहीं सोचा था
कि मैं उस टाइप का हूँ जो लोगों को बिगफुट इनकाउंटर्स के बारे में बताएगा। मैंने कैलिफोर्निया के जंगलों में काम करते हुए 43 साल बिताए हैं और मैं हमेशा से सोचता था कि वो कहानियाँ बस कैंप फायर के पास की जाने वाली बकवास थी जो बच्चों को डराने और टूरिस्ट को चीज़ें बेचने के लिए थे। आप मुझे हावी कह सकते हैं। मैं लगभग 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मैंने जंगलों में ज़रूरत से ज़्यादा असली खतरों को देखा था कि मुझे ऐसे झूठे खतरों को बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये फाल में हुआ था, मेरे एनुअल कैंपिंग ट्रिप के दौरान मेरे दोस्त वर्न के साथ। हम ये ट्रिप्स 1978 से कर रहे हैं, उस समय से जब हमारे बच्चे काफ़ी छोटे थे और हम दोनों को डायपर्स और डे केयर से छुट्टी की ज़रूरत होती थी। हम दोनों अब विडोअर्स हैं। मेरी एलिन, गॉड रेस्ट हर सोल, 2015 में गुजर गई थी और उनकी वाइफ 2019 में गुजर गई थी। ये ट्रिप्स आजकल हमारे लिए और भी ज़्यादा मतलब रखते हैं। वर्न रिटायर होने से पहले एक हिस्ट्री टीचर थे। वो जितने स्मार्ट दिखते हैं उतने हैं भी, लेकिन उनमें कोई बिल्कुल फिल्टर नहीं है। वो मुझसे 3 साल बड़े हैं और जब भी उनकी मेमोरी मेरे से बेहतर काम करती है तो वो मुझे याद दिलाते हैं, जो मैं एडमिट करना चाहूँगा जो ज़रूरत से ज़्यादा बार होता है। जब हम रास्ते की शुरुआत पर कंकड़ों भरे पार्किंग एरिया में रुके हुए थे, वर्न ने पूछा कि क्या ये वही स्पॉट था जिसके बारे में मेरे ग्रैंडसन ने बात की थी। मैंने नियर बाय साइन को देखा और उन्हें बताया। ये रायन ने कहा था, ये दावा करते हुए कि यहाँ सबसे अच्छी मछलियाँ मिलती हैं। इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। शायद एक रीज़न है कि कोई इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन वो अजीब तरह से स्माइल कर रहे थे। इसके बाद हम दोनों जल्दी से बाहर निकले और अपनी हाइक शुरू कर दी। ये हाइक इतनी बुरी नहीं थी। एक रास्ते पर लगभग 1.5 मील आगे तक की थी, जो आगे पतला होता गया। हमें उस पानी की नदी से लगभग 50 यार्ड दूर एक काफ़ी अच्छी क्लियरिंग मिली। वो ओल्ड टेंट सेटअप करने के लिए एक अच्छा स्पॉट था जो हम बुश प्रेसिडेंट के बाद से यूज़ कर रहे थे। वर्न ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा शैबी नहीं था और यहाँ तक कि उन्होंने मेरे ग्रैंडसन को एक बार के लिए अच्छी आइडिया के लिए कॉम्प्लीमेंट भी दिया। मैं उस पर हंसा। इसके बाद वो बोले, चलो अंधेरा होने से पहले कुछ मछलियाँ पकड़ने का ट्राई करते हैं। हमने उस पहली दोपहर 3 अच्छे साइज की मछलियाँ पकड़ी। ये हमारे डिनर के लिए काफ़ी थे, लेकिन घर ले जाने लायक कुछ भी नहीं था। हमने उन्हें नदी के पास साफ किया और कुछ आलू के साथ उन्हें फ्राई किया, कुछ बियर्स को एंजॉय करते हुए। ये कुछ ऐसा था जो हम अब तक 100 बार कर चुके थे। मेरी हड्डियां कहते हैं कल बारिश होगी, वर्न ने कहा। तुम्हारी हड्डियां हमेशा बारिश के बारे में ही कहती हैं और कभी कभी वो इसके बारे में सही भी होती हैं। इस पर हम दोनों हंसे। हम लगभग 9 बजे लेटने ही लगे थे और तब मैंने कुछ और नोटिस किया कि ये जंगल कितना शांत था। आमतौर पर इस तरह की जगह पर आपको फ्रॉग्स, बग्स और सभी तरह की रात की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन अचानक यहाँ कुछ भी नहीं था। सारी आवाज़ें पूरी तरह से खामोश हो चुकी थी। मैंने वर्न को हल्की आवाज़ में बुलाया, पूछते हुए कि क्या वो ये सुन रहे थे। उन्होंने वापस मम्बल किया, उन्होंने कुछ नहीं सुना। एग्जैक्टली, मैंने उनसे कहा, लेकिन हम तब तक बहुत ज़्यादा थक चुके थे और उस शांति के कुछ मिनट के बाद हम दोनों ही सो गए। सुबह जब उठे तो थोड़ी हल्की धुंध थी, लेकिन सब कुछ को गीला करने के लिए काफ़ी थी। मैं पहले उठा जैसे कि अक्सर होता था और मैं हमारा खाना वापस लेने गया, जहाँ से हमने इसे 2 बड़े पेड़ों के बीच में टांगा था। और मैंने फिर उन्हें देखा। पैरों के निशान काफ़ी बड़े वाले हमारी कैंप साइट के चारों ओर घूमे हुए थे। वर्न, इसे आकर देखो, मैंने उन्हें बुलाया। वो अपनी जैकेट को बंद करते हुए दौड़ते आए। ये क्या है? बेयर के ट्रैक्स? यही मैंने पहले सोचा, करीब से देखो। ये निशान बहुत बड़े थे, आसानी से 15 इंच लंबे रहे होंगे, लेकिन वो बियर के ट्रैक नहीं थे। उनकी शेप उससे मैच नहीं कर रहे थे। यहाँ पर 5 उंगलियों के निशान थे और वो इंसानी पैर की तरह आर्च थे, लेकिन मेरे पैर के साइज से 2 गुने बड़े थे। वर्न ने कहा, जो उनके ये कहने का तरीका था कि वो इससे पूरी तरह से हैरान थे।
उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा था, लेकिन मैंने उन्हें याद दिलाया कि अक्टूबर में एक वर्किंग हफ्ते में जंगली इलाके से काफ़ी ज़्यादा दूर की जगह थे। किसी के लिए कुछ बूढ़े आदमियों को प्रैंक करने का ये बेस्ट टाइम नहीं था। हमारे फूड पैक्स के साथ भी कुछ हुआ था। इन्हें फाड़ कर खोला नहीं गया था, लेकिन किसी तरह से हमारी रोप सिस्टम से इन्हें निकाल लिया गया था। इन्हें पास ही की एक चट्टान पर काफ़ी केयरफुली फेंक दिया गया था और इनसे कुछ भी निकाला नहीं गया था। ये जो एक भालू कर सकता था, उससे पूरी तरह से उल्टा था। रायन ने यहाँ किसी अपराधी के बारे में कुछ नहीं कहा? अगर कहा तो क्या कहा था? वर्न ने पूछा जब हम कॉफ़ी बना रहे थे। नहीं, बस कहा कि यह जगह शांत है और मछलियाँ पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। हमने उस सुबह फिर से फिशिंग की। हमने कुछ और मछलियाँ पकड़ी, लेकिन मैं इस फीलिंग को भुला नहीं सका कि यहाँ बाहर हमारे साथ कोई और था। लगभग दोपहर के आसपास ये फीलिंग इतनी स्ट्रांग हो गई कि मैंने सुझाव दिया कि हम बस कैंप वापस जाएं। तुम्हारी अर्थराइटिस तुम्हें परेशान कर रही है, वर्न ने मुझे छेड़ते हुए कहा। नहीं, बस मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि अच्छा होगा अगर हम यहाँ से वापस चले जाएं। हम कैंप वापस जाने के आधे रास्ते में थे जब मैंने कुछ देखा। लगभग 70 यार्ड दूर जो दो बहुत बड़े पेड़ों के बीच कुछ खड़ा था। मैं खुद को बताना चाहता था कि यह बस एक वियर्ड शैडो थी, यहाँ तक कि एक जला हुआ पेड़, लेकिन फिर मैंने इसे मूव करते हुए देखा। हेवन, उन दो बड़े पेड़ों के बीच में देखो, मैंने कहा। जिनके बीच में गिरा हुआ पेड़ है। उन्होंने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए देखा। वो कैंपिंग पर जाते समय अपने चश्मे पहनते नहीं थे, लेकिन इसे लेकर वो किसी बच्चे से भी ज़्यादा जिद्दी थे। वो क्या है? एक आदमी? उन्होंने पूछा। ये किसी तरह से एक आदमी नहीं था। ये एक आदमी होने के लिए बहुत बड़ा था और बहुत ज़्यादा चौड़ा भी। ये खड़ा होकर शायद 8 फीट ऊंचा था, अगर मुझे गैस करना हो। हम फिगर को शायद 5 सेकंड के लिए देखते रहे, इससे पहले कि ये जो भी था एकदम से मुड़ा और जंगल की गहराई में वापस चला गया। ये डेफिनेटली कोई बेयर नहीं था, वह ने कहा। हम कैंप वापस पहुंचे और पास ही के एक बड़े पेड़ पर लगभग 9 फीट ऊपर कुछ टहनियाँ टूटी हुई मिली। ये नीचे की ओर झुके हुए थे, जैसे किसी बड़ी चीज ने इन्हें नीचे की तरफ खींचा था। इसके पास ही हमें पत्थरों का एक झुंड भी मिला। हमने उन्हें ऐसे नहीं छोड़ा था। इनके नीचे 3 बड़े पत्थर थे, बीच में 2 और सबसे ऊपर एक। ये कोई दूसरा हाइकर हो सकता है, मैंने गैस किया। हाइकर जो 9 फीट लंबे थे, वह ने मेरी इस बात पर अपना सिर हिलाया। तुम्हें पता है कि इन हिस्सों के बारे में पेड़ काटने वाले क्या बात करते थे, वह ने कहा। अरे यार, इस बकवास को शुरू मत करो, मैंने कहा। बस ऐसे ही कह रहा हूँ, वह ने कहा। मेरे पिता ने 40 के दशक में इन जंगलों में काम किया था। वो अक्सर कहते थे कि पुराने लोग कुछ खास जगहों पर अकेले नहीं जाते थे। कहते थे कि जंगल में रहने वाले क्रीचर्स हमेशा उन्हें देखते थे। मैंने अपनी आंखों को घुमाया। तुम्हारे पिता ने यह भी कहा था कि उन्होंने एक बार इतनी बड़ी मछली पकड़ी थी कि उसे जमीन पर लाने के लिए क्रेन की जरूरत पड़ी थी। वन इस पर हंसने लगा। यह काफी सच है, लेकिन मैं बस कह रहा हूँ कि यूरोपियन सेटलमेंट से पहले के इन जंगलों के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, वह ने कहा। उस रात चीजें थोड़ी अजीब हो गई। हम अपने टेंट में कार्ड खेल रहे थे जब हमने इसे सुना। एक रिदमिक नॉकिंग साउंड था, जैसे कोई जंगल में पेड़ से कुछ मार रहा था। ये पहले एक डायरेक्शन से आ रही थी, फिर दूसरी से आने लगी। ओ गॉड, प्लीज़ मुझे बताओ कि वो एक वुड पैकर है, मैंने कहा। अक्टूबर में अंधेरे के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता, वन ने मुझे कहा। ये नॉकिंग की आवाज़ लगभग अगले 20 मिनट तक जारी रही, फिर आखिरकार ये रुक गई। उसके बाद इससे भी कुछ काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। हमारे कैंप के बाहर अंधेरे में से कहीं से एक डीप गुनगुनाने की आवाज़ आई। ये शायद 10 सेकंड तक आती रही। किस तरह का जानवर ऐसी आवाज़ बनाता है, वन ने पूछा। मुझे लगता है ये कोई बीमार माउंटेन लायन होगा, मैंने कहा। हम सिचुएशन को थोड़ा लाइट रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम दोनों ही जानते थे कि यह नॉर्मल नहीं था। तब ये छोटे छोटे पत्थर, ज़्यादातर पेबल्स, हमारे टेंट से आकर टकराने लगे।
जैसे कोई अंधेरे में इन्हें इस पर फेंक रहा था। मैं इस बकवास के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने बड़बड़ाया, लेकिन हम में से किसी ने भी अभी तक पैक करने का सुझाव नहीं दिया था। अगर हम रात के बीच में डर कर भागे तो हम एक दूसरे से इसका अंत नहीं सुन पाएंगे। सबसे अजीब चीज वो स्मेल थी जो हमारे कैंप के चारों तरफ से आ रही थी। ये स्कंक की तरह थी जो किसी गीले कुत्ते की स्मेल के साथ मिक्स थी। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैं कुछ भी जानता नहीं था, या इतने साल उन सभी जंगलों में बिताने के बाद भी मेरे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। हम आखिर में आधी रात के आसपास सो गए। सब चीजें पूरी तरह से शांत हो गईं, लेकिन लगभग 3 बजे के आसपास हम दोनों एकदम से उठकर बैठ गए जब एक चीज टेंट की एक साइड से टकराकर चली गई। ये कुछ काफी बड़ा था। इसने टेंट के कपड़े को अंदर की ओर पुश किया, जो एक बहुत बड़े हाथ या पाव की तरह दिख रहा था। फिर पूरी साइड बल्ज हो गई, जैसे कुछ इसके साथ झुका हुआ था। हम इसकी सांसें भी सुन सकते थे। ये काफी ज्यादा डीप और भारी सांसों की आवाज थी जो किसी तरह से इंसानी नहीं लग रही थी। फ्लैश लाओ, वर्न ने विस्पर किया। इसके बाद मैंने जैसे ही इसे जलाया, ये जो भी हमारे टेंट के बाहर था फिर तेजी से मूव हुआ। हम बड़े पैरों की आवाजों को वहां से भागते हुए सुन सकते थे। मैं इसे देखने की कोशिश करता हूँ, वर्न ने कहा, अपनी बैड हिप के बावजूद टेंट को आधे से ज्यादा खोलते हुए। क्या तुम पागल हो? मैंने कहा, शायद, लेकिन इस बार मैं ऐसे नहीं सो सकता, ये सोचते हुए कि बाहर क्या है। मैंने लाइट के साथ उनको फॉलो किया। बाहर धुंध थी, लेकिन चांद ने हमें टेंट के आसपास अच्छे से देखने के लिए इनफ रोशनी दी। पहले बहुत कुछ नहीं देखा जब तक वर्न ने मेरी बाजू को नहीं पकड़ा और पॉइंट किया। जंगल के किनारे पर एक पेड़ के पीछे कुछ हद तक कुछ छिपा हुआ था, लेकिन इसका काफी ज्यादा हिस्सा विजिबल था। ये एक फिगर थी और वो काफी ज्यादा बड़ी थी, लगभग 8 फीट से भी ज्यादा लंबे। इसके काफी चौड़े कंधे थे। ये क्रीचर काफी बालों या फर से ढका हुआ था और ये हमें बस देख रहा था। होली मदर ऑफ गॉड, वर्न ने विस्पर किया। ये चीज लगभग 1 मिनट के लिए वहां खड़ी रही। ये बिल्कुल मूव नहीं हुई और इसने कोई आवाज नहीं की। फिर ये एकदम से घूमी और फिर जंगल में चली गई। हमने पेड़ों की टहनियों के टूटने की आवाज सुनी जैसे जैसे ये हमसे दूर जाती गई। इसके बाद हमें अलग अलग दिशाओं से ऐसी ही आवाजें आने लगी। तब हमें रियलाइज हुआ कि वहां बाहर उस जैसे कई मौजूद थे जो सभी साथ में हमारे चारों ओर घूम रहे थे। हम सुबह की शुरुआत तक नहीं सोए और जागते रहे। अपने टेंट में एक दूसरे के साथ बैठे थे, अपनी फ्लैशलाइट और वर्न के ओल्ड फिशिंग नाइफ को हाथ में पकड़े हुए। हमने बहुत बातें नहीं की, लेकिन जब हमने की तो ये प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में थी। क्या तुमने कभी ऐसा कुछ सुना जब तुम जंगल में काम कर रहे थे? वर्न ने पूछा। एक्चुअली कुछ भी नहीं, सिवाय कुछ कहानियों के। लोग हमेशा रिमोट एरिया से वापस आते और अजीब चीज़ों के बारे में बात करते, जैसे कुछ अजीब ट्रैक्स और अजीब आवाज़ों के बारे में। मैंने कहा, हम में से ज़्यादातर ये अंदाज़ा लगाते थे कि वह ड्रिंकिंग कर रहे थे या बस हमारी टांग खींचने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें लगता है कि कोई इस पर विश्वास कर सकता है? क्या तुम करोगे? 2 बूढ़े आदमी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बिगफुट देखा। मैंने बिगफुट के बारे में कुछ नहीं कहा, वर्न ने कहा, लेकिन मैं उनकी आवाज़ में हंसी सुन सकता था। सूरज की पहली रोशनी के साथ ही हमने अपनी कैंप के चारों ओर चेक किया। वहाँ पर जमीन पैर के निशानों को पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा गीली थी और वहाँ पर पैरों के निशान थे। हमारे टेंट के चारों ओर एक सेमी सर्कल में बड़े बड़े पैरों के निशान थे, बिल्कुल वैसे जैसे हमने एक दिन पहले देखे थे। ये अलग अलग साइज के थे, जो 3 अलग अलग क्रीचर्स के बारे में हमें बता रहे थे। हमने उन्हें उन पत्थरों के ढेर के पास भी देखा। यहाँ पर लकड़ियों से बना छोटा सा स्ट्रक्चर भी था। इसमें से कुछ भी रैंडम नहीं लगा। कुछ जगहों पर लगभग 8 फीट से ज़्यादा ऊपर पेड़ों के साथ काले बाल फंसे हुए थे। हमने जल्दी से अपना सामान पैक किया, बहुत ज़्यादा बात नहीं की। बिना बात किए हमने कैंप के किनारे पर एक बड़े पत्थर पर बची हुई मछली छोड़ दी।
अब ये सोचने पर हमें ये स्टूपिड लगता है, लेकिन तब ये हमें सही लगा। हमें वापस हाइक करने में जैसे कई घंटे लगे, ऐसा हमें महसूस हो रहा था। हमने कुछ और नहीं देखा, लेकिन हमें देखे जाने की फीलिंग हमारे साथ तब तक रही जब तक हम ट्रक पर वापस नहीं पहुंचे। घर की ड्राइव पर यह वाहन था जिसने शांति को तोड़ा। तो हम अगले साल कहाँ जा रहे हैं? मैंने उन्हें देखा सरप्राइज होकर। इसके बाद अगली ट्रिप ऑलरेडी प्लान कर रहे हो? हेक क्या, उन्होंने कहा। मुझे कैंपिंग से हटाने में कम से कम ऐसे और कुछ ट्रिप्स लगेंगे, लेकिन शायद मैं आगे से लोकल्स के साथ आऊँगा। मैं उन पर हंसा। क्रिएटर लेक शायद, मैंने सुना है वहाँ अच्छी मछलियाँ होती हैं, और ये सुनने में परफेक्ट लगता है। बस 2 बूढ़े आदमी और नॉर्मल साइज की वाइल्ड लाइफ ही होगी, मैं इसकी आशा करता हूँ। ये इनकाउंटर आजकल हमारी फैमिली की फेवरेट स्टोरीज में से एक बन गया है। ग्रैंड किड्स को ये पसंद है जब मैं उनके साथ इसके बारे में शेयर करता हूँ, और जब वह आसपास होते हैं। जब मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ तो ये और भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि सच को हमेशा बताया जाना चाहिए। वो मुझसे बहुत अच्छी है इन स्टोरीज को बताने में। वो इनमें बहुत एनर्जी लाते हैं। अगर आप रेडवुड स्टेट पार्क के पुराने हिस्सों में हाइक कर रहे हो तो शायद अपना खाना ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा ऊपर बांध कर रखिए, और सरप्राइज मत होना अगर आपको वहाँ पर कोई कंपनी मिले, कुछ बहुत बड़ी कंपनी। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगीं? अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी जैसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्ट्रेंज लॉर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही और कहानियों के साथ अगली वीडियो में।